Good morning, my dear student. This is Ravi Singh, your science teacher. Again present here to teach you one of the important topic of life process, that is respiration. In last class, we studied about respiration in plants. I hope you all understand it. So let's continue our new topic, that is respiration in human. देखिए ये जो टॉपिक है रिस्पिरेशन इन ह्यूमन, ये बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट एक तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और साथ ही एक बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए सब स्टूडेंट को कि हमारा लंग्स कैसे फंक्शन करता है, हम कैसे रिस्पिरेशन को कंडक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं रिस्पिरेशन इन ह्यूमन है क्या। आज हम बस इसके बारे में जानेंगे क्योंकि ये 2 क्लास लगेगा अभी और, तो आज इसके फंक्शन, कंप्लीट फंक्शन को ओरली हम जानेंगे क्या होता है, कैसे स्टार्ट होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम बारी बारी से चीजों को लिखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रिस्पिरेशन स्टार्ट कहाँ से होता है तो देखेंगे, थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए सबसे पहले हमारा जो रिस्पिरेशन है वो स्टार्ट होता है 2 एक्सटर्नल ओपनिंग। ये जो हमारा नोज है ना, तो नोज में 2 एक्सटर्नल ओपनिंग होता है, 2 एक्सटर्नल ओपनिंग होता है। इसको बोलते हैं क्या, नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। तो सबसे पहले जो रिस्पिरेशन का जो पूरा ट्रैक है एक्चुअली में ये देखिए हम बताते हैं। अभी पहले इसलिए समझिए ये स्टार्ट कहाँ से होता है। पूरा रिस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, जब एयर को इनहेल करेंगे, सांस को क्या करेंगे, अंदर की तरफ इनहेल करेंगे। तो करेंगे कैसे, कोई एक्सटर्नल ओपनिंग होगा तब ना। तो ओपनिंग कितना होता है, 2 होता है एक्सटर्नल ओपनिंग। उसको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है यहाँ पे अच्छा से बना नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रिल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो नोज वाला ये जो स्ट्रक्चर है, नॉस्ट्रिल से लेके और पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है फेरिंग्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और पीछे जो स्ट्रक्चर एक होता है यहाँ पे डाइजेशन में हम लोग पढ़े होंगे, क्या होता है यहाँ पे, फेरिंग्स। क्या होता है, फेरिंग्स। तो ये नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम नेजल चेम्बर। क्या बोलते हैं, नेजल चेम्बर बोलते हैं, नेजल चेम्बर बोलते हैं। तो सबसे पहले एयर एंटर करेगा, 2 आउटर जो ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल के थ्रू कहा जाएगा, नेजल चेम्बर। और फिर लास्ट में क्या है, फेरिंग्स है। क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स के जस्ट नीचे लैरिंग्स भी होता है। लैरिंग्स आप पढ़े होइएगा जूनियर क्लासेस में, क्या काम है, वॉइस बॉक्स, जो बोलने मतलब जिसके मदद से हम बोल पाते हैं, आपको पता होगा ना। उसके जस्ट नीचे क्या है, लैरिंग्स है। तो एयर एंटर थ्रू नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल का संख्या कितना, 2। नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स के बीच का डिस्टेंस नाइजल चेंबर। नाइजल चेंबर के इनर लेयर पे छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं सिलिया। क्या बोलते हैं, सिलिया। क्या बोलते हैं इसको, सिलिया। इसका काम क्या है, ये एक्चुअल में ये करता क्या है, ये एक फिल्टर का काम करता है। ये एयर को फिल्टर करके अंदर की तरफ जाने देता है। ठीक है, तो नेजल चेंबर का मान लीजिए डिफाइन करना हो, नहीं पूछेगा, कैसे करेंगे। ये एक पैसेज है जिसके थ्रू एयर जो है वो नॉस्ट्रिल से पास होकर फेरिंग्स तक पहुंचता है। नेजल चेंबर में होता क्या है, एयर का फिल्ट्रेशन। कैसे, नेचुरली। ये मतलब ये सिलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है। ये एयर को क्या करेगा, फिल्टर करेगा। जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगे उसको आगे की तरफ नहीं बढ़ने देगा, वहीं पे चिपका देगा। कैसे, विद द हेल्प ऑफ म्यूकस। म्यूकस जो रिलीज भी होता है। ठीक है, अब देखिए आ गया फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स के नीचे क्या है, क्या होगा, लैरिंग्स होगा, आगे बढ़ेगा। अब देखिए यहां से आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक चीज हम डायरेक्शन में छोड़ दिए थे, यही बता देते हैं। यहां से एक पाइप इधर की तरफ यहाँ पे क्लोज हो गया, दिखाई दे रहा है। ये क्लोज नहीं है एक्चुअली में, ये कॉमन, फेरिंग्स तक तो कॉमन पैसेज है, फेरिंग्स तक तो कॉमन है। फेरिंग्स के बाद यहाँ से ये बिंड पाइप हो जा, सॉरी फूड पाइप है। ये क्या है, ये जो बंद हुआ ये फूड पाइप है। फूड पाइप फिर स्टोमक में चला जाएगा, वो अलग केस है। ये वाला जो है यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक खाना भी और एयर भी कॉमन ही आएगा। ठीक है, यहाँ से ये रास्ता बंद हो गया, ये कहाँ चला जाएगा, ये फूड पाइप है, ओसोफेगस है। ये चला जाएगा स्टोमक के पास और ये वाला पाइप
ये क्या है? विंड पाइप है। विंड पाइप को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया, और विंड पाइप का ही दूसरा नाम क्या है? ट्रैकिया है। क्या है? ट्रैकिया। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान लिख लेना है, हम नहीं बता पाए थे उस टाइम, भूल गए थे क्या? ये जो अब हम कर सकते हैं ना, कॉमन से आप सोच भी सकते हैं कि मान लीजिए कि हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने जाना कहाँ चाहिए था? विंड पाइप में। और सॉरी, खाना खा रहे हैं, खाना को कहाँ जाना है? फूड पाइप से फूड पाइप से होते हुए स्टोमक के पास जाना है। लेकिन अगर यहाँ तक तो कॉमन है, यहाँ पे ये तो विंड पाइप में भी जा सकता है, नहीं जा सकता है? यहाँ तक तो कॉमन ही है ना। अरे दो अलग अलग रास्ता थोड़े है, खाने के लिए अलग और एयर लेने के लिए कुछ अलग है क्या? नहीं है, शुरू में तो कॉमन ही है, बाद में जाके अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाता है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो देखिए है क्या, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस का काम क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो ये इधर वाला जो है, ये बार बार ये जो फूड पाइप है, इसके रास्ता को क्या करेगा? ये ब्लॉक कर देता है। अब जैसे हम अभी सांस लिए तो एयर को स्टमक में जाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा? इधर ब्लॉक कर देगा, तो ये एयर कहाँ चला जाएगा? विंड पाइप में। और जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना तो अगर विंड पाइप में चला जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो क्या करेगा? ये नीचे वाले को बंद कर देगा। अब यहाँ पे बंद कर दिया तो अब खाना कहाँ चला जाएगा? फूड पाइप में चला जाएगा। तो एपिग्लॉटिस क्या है? ये एक सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो लैरिंग्स के पास सिचुएटेड होता है, जिसका काम क्या है? क्या काम है? ये फ्लेक्सिबल होता है। इसका काम क्या है कि जब खाना खा रहे हो तो ये विंड पाइप को क्लोज कर देगा, और ताकि वो खाना विंड पाइप में ना जा सके, और जब हम सांस लेते हैं तो वो क्या करता है? फूड पाइप को बंद कर देता है, ताकि वो जो हवा है, एयर है, वो कहाँ चला जाए? विंड पाइप में चला जाए। क्लियर है? अब देखिए, ये नॉस्ट्रिल, नाजल चेंबर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं ट्रैकिया या विंड पाइप। ट्रैकिया और विंड पाइप, ठीक है? ट्रैकिया या विंड पाइप। विंड पाइप जो फर्दर यहाँ से दो भागों में बट गया, ये देखिए दो भागों में बट गया ना, ये इधर और ये इधर, तो ये वाला विंड पाइप को ही फिर बोलते हैं ब्रोंकस। अब क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकस। ट्रैकिया का दूसरा नाम विंड पाइप। विंड पाइप जब फर्दर दो भागों में बटा तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। ब्रोंकस। और देखिए ये और आगे जाके इधर एक दो तीन भागों में बटा, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस। देखिए कुछ नहीं है, यही पतला होते जा रहा है। विंड पाइप का थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा होगा, फिर थोड़ा सा छोटा छोटा होगा तो क्या बोलेंगे? ब्रोंकस। ब्रोंकस फिर टूटा तो प्राइमरी ब्रोंकस, फिर पतला होगा तो सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, और सबसे लास्ट वाला ये सब जो देख रहे हैं, दिस इज ब्रोंकियोल्स। क्या है? ब्रोंकियोल्स। इन सारे चीज जो है अभी तक जो भी हम पढ़े, इन सब का काम क्या है? क्या काम है? एयर को पास कराना, एयर को लंग्स तक पहुंचा देना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर लंग्स। कितने लंग्स सिचुएटेड होते हैं? दो होते हैं, पता होगा आपको। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं, नॉस्ट्रिल, नाजल चेंबर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया का ही दूसरा नाम विंड पाइप। विंड पाइप की अगर छोटा ट्यूब्यूल हो जाता है, थोड़ा सा इससे क्या होगा? थिकनेस थोड़ा सा हम बना नहीं पाए, थोड़ा सा कम होगा, उसको ब्रोंकस। ब्रोंकस फिर और थोड़ा सा पतला होगा, और ट्री की तरह, जैसे एक पेड़ में अलग अलग शाखा नहीं होता है, सही क्या हो रहा है? अलग अलग शाखा, ब्रांच निकल रहा है, उसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, और फिर फाइनली बहुत जो छोटा हो जाएगा ब्रोंकियल्स। और ये जो छोटा छोटा ये जो गुब्बारा की तरह स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलस बोलते हैं एक्चुअली, या एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई जो है, यही रियल में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किस चीज का? लंग्स का। किस चीज का? लंग्स का। अब देखिए, अब होगा क्या यहां से? इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब ये जो लंग्स है, ये क्या है? लंग्स है। तो लंग्स के बारे में थोड़ा सा जान लेना है पहले, कि हमारे ह्यूमन में दो लंग्स सिचुएटेड होता है, और जो राइट लंग्स है, आपको देखने में दोनों बराबर ही लग रहा होगा, लेकिन जनरली राइट लंग्स जो है वो लेफ्ट लंग्स से थोड़ा सा बड़ा होता है, साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? लेफ्ट लंग्स छोटा क्यों होता है? क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड में क्या है?
जो हार्ट है, हार्ट सिचुएटेड जो होता है वो हल्का स्लाइटली बीचों बीच नहीं, थोड़ा सा कहाँ है, बाएं तरफ सिचुएटेड है, ठीक है। तो हार्ट जो है हमारा वो कहाँ है, बाएं की तरफ सिचुएटेड है। तो हार्ट भी है और लंग्स भी है, इसलिए जो बाएं साइड का जो लंग्स है उसका स्पेस थोड़ा सा छोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हार्ट भी है, लंग्स भी है, राइट साइड में कुछ नहीं है, उसका थोड़ा सा साइज क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब उतना बात ध्यान में नहीं रखना है, बस इतना समझना है जो हमारा जो लेफ्ट पोर्शन का जो लंग्स होगा वो राइट वाले के कंपेयर में थोड़ा सा छोटा होगा। क्लियर है। अब देखिए लंग्स का, ये देखिए ये वाला दो लेयर दिखाई पड़ रहा है आपको, ये एक पहला लेयर और ये दो लेयर दिखाई पड़ रहा है। ये जो लेयर है डबल लेयर, ये डबल लेयर का एक प्रोटेक्टिव कवर है, इस कवर को बोलते हैं क्या, प्ल्यूरा। क्या बोलते हैं, प्ल्यूरा। तो लंग्स हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन के प्रोटेक्शन के लिए हमारे बॉडी में पहले से ही सेल्फ मैकेनिज्म होता है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म अवेलेबल है, उसी का एक पार्ट है ये जो लंग्स का जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर और ये इनर लेयर, दो लेयर का बना होता है एक प्रोटेक्टिव कवर, उस कवर को बोलते हैं प्ल्यूरा। क्या बोलते हैं, प्ल्यूरा। जिसका आउटर लेयर तो होगा डायरेक्ट थोरेसिक कैविटी के टच में और इनर लेयर डायरेक्ट एल्वियोलाई के टच में होगा, लंग्स के टच में होगा। तो दो लेयर, आउटर लेयर, इनर लेयर, आउटर लेयर, इनर लेयर, इस लेयर को बोलते क्या है, प्ल्यूरा। काम क्या है, हार्ट को, सॉरी लंग्स को प्रोटेक्ट करना, लंग्स को प्रोटेक्ट करना। तो आपको पूछेगा व्हाट इज प्ल्यूरा, इट इज डबल लेयर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, ठीक है। आउटर लेयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ थोरेसिक कैविटी, इनर लेयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। क्लियर है। अब देखिए बहुत गर्मी, अब देखिए इसके बाद है क्या, ये जो प्ल्यूरा है इसके बीच में फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, प्ल्यूरल फ्लूइड, प्ल्यूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम क्या है, तो क्या काम है इसका, जो हार्ट बार बार क्या होगा, एक्सपैंड होगा और क्या होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, साइज इसका क्या होगा, पहले वॉल्यूम बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ेगा फिर घटेगा। तो बार बार जब वॉल्यूम इसका एक्सपैंड और रिलैक्सेशन जब करेगा तो फ्रिक्शन हो सकता है, फ्रिक्शन नहीं होगा कोई चीज में, अगर लगातार ऊपर मतलब बार बार उसके साइज में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, स्ट्रक्चर में वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। उस फ्रिक्शन को वो क्या करता है, कम करता है, कौन, प्ल्यूरल फ्लूइड करता है। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन अमंग द लंग्स, अमंग द लंग्स। फ्रिक्शन होगा क्यों, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स, वो तो कंटिन्यू करता है, तो वो एक लुब्रिकेशन की तरह वर्क करता है, ये लुब्रिकेट करता है, फ्रिक्शन को घटाता है। और ऐसे कर सकते हैं, इसका अलग फंक्शन क्या है कि ये इट हेल्प्स इन सिंपल प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए तो ये ट्रैकिया, ब्रोंकस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स का काम क्या है, एयर को पास करा के कहां तक पहुंचा देना, एल्वियोलाई तक, एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई जो है यही रियल में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, किस चीज के, लंग्स के। अब होगा क्या, ये जो एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई कुछ नहीं है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैलून की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बैलून की तरह स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई, ठीक है। तो एक ये कुछ मान लीजिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो होता क्या है, ये अगर एल्वियोलाई, एक एल्वियोलाई, ऐसे मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। तो ये एल्वियोलाई का काम क्या है, इसके जस्ट पास में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, छोटे छोटे ब्लड, बहुत सारे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं, इसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होते हैं। मतलब जितने एल्वियोलाई है वो सारे एल्वियोलाई से छोटे छोटे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है, ये आपको समझ में आया। और होगा क्या, हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, कैसे होगा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, आपको पता है C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। इसको जब कंबशन होता है तो क्या रिलीज होता है, फाइनल, ये किसी में बदलेगा, पाइरूवेट फिर से क्या होगा, इसमें O2 के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ब्लड के थ्रू
कहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, एल्वियोलाई के पास आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, एल्वियोलाई के पास आ जाएगा। गौर करना है, ये जो ब्लड आ रहा है पूरे बॉडी से घूम के, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा है, ज्यादा है। तो ऐसे ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड भी दो टाइप का होता है, एक ऑक्सीजनेटेड, एक डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये वाला इसका एक अलग स्पेसिफिक टर्म भी अभी हम बताएंगे बस थोड़ी देर में। ठीक है, तो देखिए पूरे बॉडी से जो ब्लड आ रहा है, तो हर एक सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ जाएगा, डिफ्यूज करके सेल से आएगा कहाँ, ब्लड में, ब्लड के थ्रू फिर घूमते 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 कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई के पास। और उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है। और हम जो सांस लिए हैं तो नॉस्ट्रिल से होते हुए ऐसे होते हुए एल्वियोलाई तक पहुंचा है, उसमें क्या है, ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा है। तो अब मतलब बॉडी से जो घूम के आ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा है, और यहाँ पे क्या होगा, एल्वियोलाई के अंदर मात्रा कम होगा, उसका क्या होगा, कम होगा। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इसका डिफ्यूजन हो जाएगा। मतलब ये जो ब्लड है, सॉरी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बॉडी से घूम के आ रहा है ब्लड, उसमें कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा और एल्वियोलाई में कम होगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब हाई रीजन टू लो रीजन, ये डिफ्यूज कर जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। सेम उसी तरह हम जो सांस लिए हैं उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन की कमी है उस टाइम, तो यहाँ से डिफ्यूज करके ये एल्वियोलाई से कहाँ चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ब्लड के अंदर। आया बात में समझ में। मतलब रियल में गैस का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई किससे से जुड़ा है, ब्लड कैपिलरीज से। ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड का काम क्या है, पूरे बॉडी में जो डिफरेंट सेल है उस हर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जब कंबशन होता है उस समय आपको बताया है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर डिफ्यूज होकर सेल से आएगा ब्लड में, ब्लड में फिर ब्लड से होते हुए कहाँ तक आएगा, कहाँ तक आएगा, एल्वियोलाई के पास। और उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा है और एल्वियोलाई में क्या है, कम है, तो डिफ्यूज कर जाएगा, आ जाएगा कहाँ, एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन एल्वियोलाई के अंदर ज्यादा है लेकिन ब्लड में कम है, तो यहाँ से डिफ्यूज करके चला जाएगा ब्लड में, ब्लड में चला जाएगा। और फिर हम जब सांस को एक्सहेल कर देंगे, बाहर के निकालेंगे, बाहर की तरफ रिलीज करेंगे, तो एल्वियोलाई से कहाँ जाएगा, ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियल से टर्शियरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, ट्रैकिया, फिर लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर नेजल चैम्बर, नॉस्ट्रिल होते हुए बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। ये तो एक पूरा का पूरा हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इतना आसान नहीं है, बहुत लंबा है। कितना देर हुआ अभी, 17 मिनट। ये बातें आपको अभी तक तो समझ में आई होगी। अब इसके बाद रियल कहानी तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ से एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है वो कूद के चला गया कहाँ, कहाँ चला गया, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ब्लड में, ब्लड में। अब ब्लड में आपको पता है क्या है, आरबीसी। ब्लड में क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। आपको ध्यान देना है दो तीन बातें कि 97% जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है। देखिए ये समझ गए ना, एल्वियोलाई से कहां चला गया, ब्लड कैपिलरीज में चला गया, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। तो मान लीजिए 100% चला गया ऑक्सीजन, ठीक है, कहां, ब्लड में आ गया। तो ब्लड में आप क्लास 9th में पढ़े हैं, याद कीजिए, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा का क्या काम है, लिक्विड वाला पोर्शन है, याद होगा आपको वो बातें। तो 100% अगर पूरा ऑक्सीजन है उसमें से 3% जो ऑक्सीजन है, 3% ऑक्सीजन वो प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है। कितना, प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है 3%। तो बचा कितना, 97%। अब जो ये 97% बचा, उस 97% को हमारे ब्लड में आरबीसी जो है ना, आरबीसी में ही एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एक कंपाउंड है, उसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये आयरन का कंपाउंड है। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ये हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है जो आरबीसी के अंदर ही पाया जाता है। ये करता क्या है, जो ऑक्सीजन जो ब्लड में आया है एल्वियोलाई से, उसको क्या करेगा,
क्या करेगा, ऑक्सीजन जो आया है उसको ये हेमोग्लोबिन आपस में जोड़ लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा उसको जोड़ के, और एक प्रोडक्ट बना लेता है, एक कंपाउंड बनाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बनाया नहीं बनाया इसको भी लिखना नहीं है, क्योंकि बारी बारी सब चीजों को लिखाएंगे, अभी बस समझना है। जो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके ब्लड में आया था, तो टोटल 100% अगर था तो 3% तो प्लाज्मा में डिजोल्व हो गया, तो बचा कितना? 97% में 97% में ब्लड में आरबीसी है। आरबीसी में क्या है? हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। वो क्या करता है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलके एक बॉन्ड बना लेता है और एक कंपाउंड बना लेता है, उसको बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और इस ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में बहुत फास्ट हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हुए चला जाता है। ठीक है, अगर एक मतलब एक रिसर्च है, उसमें अनुमान है अगर हमारे बॉडी में जैसे प्लांट में क्या है, ऐसा कोई आरबीसी है क्या जो बहुत फास्ट मूव करा दे ऊपर से नीचे तक? नहीं है, उसमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डिफरेंट सेक्शंस अलग अलग क्या करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं। हमारा में ऐसे है क्या कि पैर अलग रिस्पिरेशन कर ले, उससे ऊपर अलग कर ले, ऊपर ब्रेन अलग कर ले, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। अनुमान लगाया गया अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन ना होता तो जो हम लोग सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन को अगर नॉर्मल प्रोसेस अगर जाता, खुद ब खुद डिफ्यूज करके ही नीचे तक जाता, जब यहाँ से यहाँ डिफ्यूज कर जाता है तो नीचे भी तो जा सकता है ना। अगर नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस से ही अगर पूरे बॉडी में चक्कर लगाता तो अनुमान है कि उसको लंग्स से पाँव तक जाने में टाइम 3 साल लग जाता लगभग। तो सोच लीजिए, ऑक्सीजन जाने में 3 साल और आने में फिर कार्बन डाइऑक्साइड को 3 साल, तो 6 साल में कहाँ रहते, आपको भी पता है, हमको भी पता है। ठीक है, तो ओवरऑल 100% में 3% प्लाज्मा में 97% क्या जाएगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में वो हर एक सेल के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है। अब देखिए, अब यहां से ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी। जो 97% गया है, तो पूरा सेल में 97% का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, नहीं होता है। केवल और केवल 25% ही सेल में यूटिलाइज होगा। कितना परसेंट? 25%। और फिर वापस जो ब्लड आएगा उसमें भी 75% क्या होगा, फिर बाहर निकलिए जाएगा, रिलीज हो जाएगा। आ रहा है कुछ बात समझ में? मतलब ऐसा नहीं है कि जो पूरा ब्लड हम सॉरी ऑक्सीजन जो लिए वो पूरा पूरा यूटिलाइजेशन हो जाए। कुछ ही परसेंट, 40% करीब 25 से लेकर 40% तक यूटिलाइज होता है, और मैक्सिमम फिर क्या होगा, बाहर रिलीज ही हो जाता है। मतलब जो पूरा पहुंच गया हर एक सेल के बाद, अब सेल के अंदर कंबशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, तो उस ब्लड में भी अब भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन उसमें नहीं है। हम बोलने को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ये नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ये वाला जो ब्लड है, ये वाला जो ब्लड है जो ऑक्सीजन कंटेनिंग है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड, डाटा में नहीं जाना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन नहीं है। ऐसे आपको जानने के लिए 25 से लेकर 40% तक का यूटिलाइजेशन होता है, और बाकी 75% वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आप दौड़ रहे हैं तो थोड़ा सा यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, और नॉर्मल सोए हुए हैं तो क्या होगा, यूटिलाइजेशन कम होगा। ठीक है, तो 75% जो है वापस फिर से क्या होगा, उस ब्लड में से फिर एक्सेल ही होता है। ठीक है, मतलब ब्लड में तब भी प्रेजेंट होता है। क्लियर है ये बातें? अब होगा क्या, अब क्या है, हर एक सेल में पहुंच गया ऑक्सीजन। कौन पहुंचा दिया? ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में हेमोग्लोबिन। अब वहां से क्या होगा, अब वहां से क्या होगा, हर एक सेल में कंबशन होगा, ग्लूकोज टूटेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी। तो वो जो CO2 निकलेगा, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है और बना लेता है एक कंपाउंड, एक कंपाउंड बनाता है, उसको बोलते हैं कार्बेन, क्या बोलते हैं, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं डीऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बना लेता है, डीऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ये डीऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ये फिर कहाँ आ जाएगा, लंग्स तक आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको एक और नाम है, वही भूल रहे थे, कार्बेमिनो हेमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बेमिनो हेमोग्लोबिन। ठीक है,
कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और फिर क्या हो रहा है, कार्बेमिनो हेमोग्लोबिन बना लेता है। ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन और ये कार्बेमिनो हेमोग्लोबिन बना लेता है, या फिर इसको डीऑक्सी हेमोग्लोबिन भी बोलते हैं, ठीक है, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। तो ये कार्बेमिनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ये फिर कहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, अल्वियोलाई तक, अल्वियोलाई से फिर डिफ्यूज करेगा और फिर ट्रैकिया होते हुए बाहर रिलीज हो जाएगा। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। अभी भी इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है वो बताते हैं। देखिए ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम, ये डायफ्राम जो है ये काम क्या है इसका, एक बैलून की तरह इसका फंक्शन है। एक्चुअली में देखिए ये जो पूरा है ना, पूरा का पूरा ये जो हमारा जो लंग्स है वो एयर टाइट कंटेनर की तरह है। मतलब इसमें क्या है, एकदम एयर टाइट कंटेनर है, बाहर से कोई इसमें कुछ जा नहीं सकता है, एयर टाइट कंटेनर की तरह है। अब ये जो डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, नीचे की तरफ जब एक्सपैंड करेगा, देखिए पूरा फिक्स है। अब ये जब मान लीजिए बैलून ही है, ये कुछ बैलून टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको हम नीचे की तरफ पुल करेंगे तो ये क्या हो रहा है, इस कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अगर इसको हम खींच के नीचे की तरफ ला दिए तो ये इतना स्पेस तो बढ़ गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे जो एयर रहा होगा वो एयर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। खाली स्पेस है तो आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो स्पेस एयर होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे जो एयर होगा वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे एयर होगा तो वहां आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ही करते करते क्या होगा, बीच में प्रेशर ग्रेडियंट होगा कि नहीं होगा, प्रेशर के बीच में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। देखिए जब डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो यहाँ वाला एयर इधर आ गया तो यहाँ पे बीच में क्या हो गया, गैप हो गया। उस गैप को फिल करने के लिए सारा एयर क्या होगा, आगे की तरफ झुकेगा, भागेगा, दौड़ेगा, तो एक प्रेशर दोनों के बीच में अंतर हो जाता है। मतलब लंग्स के अंदर और एटमॉस्फेयर के प्रेशर, दोनों प्रेशर के बीच में एक डिफरेंस होता है। जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो इंटर कैसे करेगा, नहीं करेगा। समझना है डिफ्यूजन होता क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। तो देखिए बाहर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर और लंग्स का प्रेशर दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो क्यों इंटर करेगा, नहीं करेगा। तो ये डायफ्राम क्या करता है, नीचे की तरफ जब पुल होता है तो एक प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करता है। मतलब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर, तो अंदर का प्रेशर इनहेलेशन के टाइम कम होगा बाहर के कंपैरिजन में, तो एयर इन करता है। फिर वापस ये वापस अपने जगह पे चला जाएगा, तो यहाँ का जो हवा होगा उसको वापस ऊपर की तरफ धक्का देगा। मतलब अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वापस क्या होता है, एक्सहेलेशन हो जाता है। तो डायफ्राम का फंक्शन क्या हो गया, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करना। और डायफ्राम ये अगर फंक्शन ना करे प्रॉपर्ली तो एयर इनहेल और एक्सहेल नहीं करेगा। एयर इनहेल और एक्सहेल किस प्रिंसिपल पे करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे। और प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या, एटमॉस्फेयर का प्रेशर और अंदर के प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। बोलते बोलते हालत खराब हो गई, क्लास चीज है। देखिए ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर में ये रिंग लाइक गोला गोला वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा हर जगह होता है और भी आगे होता है। इसका काम क्या है, ये बैलून की तरह है, मान लीजिए बैलून की तरह। बैलून में से अगर पूरा हवा निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा। लेकिन चिपकने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर उसमें अगर एयर डालेंगे तो क्या होगा, फूल जाएगा। साइकिल का ट्यूब वगैरह होता है ना, कुछ वैसा ही है, उसमें से एयर निकाल दीजिएगा सिकुड़ जाएगा, और फिर हवा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, फूल जाता है ना अपना स्ट्रक्चर, अपना फिर से अपना स्ट्रक्चर को वो जैसा होता है वो हो जाता है। देखिए तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, ये जो छोटा छोटा रिंग है वो हाफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक मतलब समझ लीजिए छोटा छोटा बोन लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो है हाफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बोन का बना होता है, ये विंड पाइप ट्रैकिया के अंदर में है, हर जगह है। ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है कि जब एक्सहेल करे, जब एयर इसमें से निकल जाए विंड पाइप में से, मान लो बैलून है गुब्बारा फुला हुआ, हवा निकालोगे तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो जब एयर एक्सहेल करे तो ये जो विंड पाइप है वो कोलैप्स ना कर जाए, मतलब चिपक ना जाए। ये अगर एक बार चिपक गया तो बैलून नहीं है कि फिर से हवा दे के क्या करे, इसको फुला दे, ठीक है। तो ये जो है, ये हाफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या है, ये विंड पाइप को कोलैप्स करने से बचाता है। कब, जब एयर बाहर की तरफ रिलीज होगा, ठीक है।
आगे ये प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम द कोलैप्सिंग। और एक चीज और जान लेना है कि एक होता है रेसिडियल वॉल्यूम ऑफ एयर, एक और लास्ट चीज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब हम जब सांस को छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जितना एयर है वो 100 का 100 बाहर नहीं आ जाता है, नहीं आ जाता है, कुछ ना कुछ अंदर में प्रेजेंट ही होता है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल, मतलब कुछ बचा हुआ एयर। मतलब इसको सिंपल समझना है, जब एयर को एक्सहेल करेंगे, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 100 में से 100 निकल जाएगा, 100 में से 90 निकल गया, 10 को रहना है, ताकि ताकि ये सब क्या रहे, बिल्कुल एकदम सिकुड़ ना जाए, बिल्कुल सिकुड़ ना जाए, कोलैप्स ना कर जाए, कुछ ना कुछ वॉल्यूम एयर उसमें प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, तो यही हमारा कंप्लीट रिस्पिरेशन इन ह्यूमन है। सुनो डायग्राम कितना अच्छा था, लास्ट तक क्या हो गया, कचरा हो गया। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।